Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to my channel. Today we are going to start our lesson number 14, that is moving towards Middle English, the Norman Conquest in 66 to 1200. So they said that Norman Conquest, if Norman Conquest in 66 had not happened, then the word formation in English would have been limited to the characteristics methods of word formation from within. यानी कि अगर 1066 में जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई थी, अगर वो ना होती तो इंग्लिश की वर्ड फॉर्मेशन काफ़ी लिमिटेड हो जाती, कि ओबियसली इंग्लिश की लैंग्वेज में बाहर की लैंग्वेज के वर्ड्स ऐड ना होते तो वर्ड फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड होती और वही ओल्ड इंग्लिश ही एग्जिस्ट करती रहती. So they say that and it would have been resulted in incorporating less freely from outside the language. Obviously outside the language जो है उसमें कोई एडिशन ना हो सकती. The Norman conquest changed the whole course of the English language. Obviously Norman conquest ने जो वो इंग्लिश लैंग्वेज के होल कोर्स को चेंज कर दिया. So topic number 67 is origin of Normandy और normal settlement. यानी कि नॉर्मैंडे जो था वो नॉर्मल सेटलमेंट, इनका ओरिजिन क्या था और ये कैसे वजूद में. सो लोकल्स गेव अप देयर ओन लैंग्वेज एंड लर्न फ्रेंच. ऑब्वियसली जब 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई और जो किंग ऑफ नॉर्मैंडे था विलियम द कंकरर, उसने जब इंग्लैंड को कंकर कर लिया तो जो लोकल्स थे तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज को तो छोड़ दिया, तो उसके बजाय उन्होंने क्या किया, फ्रेंच को सीखा. कंसिक्वेंटली ओल्ड स्कैंडेवियन टंग्स डिसअपीयर रैपिडली. तो जो ओल्ड स्कैंडेवियन जो वहाँ पे एक था डायलेक्ट वो गायब हो गया. सेकेंड ड्यूक सेंट हिज सन टू बेओक्स टू लर्न समथिंग ऑफ द स्पीच ऑफ हिज फोर फादर. जो और दूसरा ये कि उसके अलावा वहाँ पे जो किंग था उसने अपने बेटे को एक कहाँ पे भेजा, बियोक्स में भेजा, ताकि वो अपने जो उनके पुराने फोर फादर्स थे उनकी लैंग्वेज को जाकर सीखे. सो अगर हम 11th सेंचुरी की बात करें तो एट द टाइम ऑफ द नॉर्मन कंकेस्ट द सिविलाइजेशन ऑफ नॉर्मैंडे वाज फ्रेंच. जब नॉर्मन कंकेस्ट हुई थी, मैंने आपको बताया जो इंग्लैंड में नॉर्मन कंकेस्ट हुई थी तो वहाँ की जो सिविलाइजेशन थी वो फ्रेंच थी, वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी. नॉर्मन्स वर मोस्ट एडवांस्ड पीपल. वो इंग्लिश पीपल के मुकाबले में ज़्यादा एडवांस्ड लोग थे. डेफिनेटली इसीलिए उन्होंने इंग्लिश पीपल को कंकर किया. बिफोर नॉर्मन कंकेस्ट देयर वाज अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू पीपल. नॉर्मन जो कंकेस्ट थी उससे पहले दो लोगों के दरमियान काफ़ी एक गहरा रब्ता था. वो दो लोग कौन से, एक तो सबसे यहाँ पे पहले बात की गई है एथलरेड जो 102 में एक जो किंग था जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ही मैरिड अ नॉर्मन वाइफ. उसने नॉर्मैंडे से शादी की. उसकी वाइफ नॉर्मन्स थी. ड्यूरिंग एग्जाइल टुक रिफ्यूज एट शादी की. उसकी वाइफ नॉर्मन्स थी. ड्यूरिंग एग्जाइल टुक रिफ्यूज एट द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडे. और जब उसको मुल्क बदर किया गया तो उसने वहाँ पे उसने जहाँ जाकर जो है वो ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडे के पास उसने पनाह ली क्योंकि उसकी बीवी नॉर्मैंडे से बिलोंग करती थी. हिज सन एडवर्ड ब्रॉट अप इन फ्रांस वाज मोर फ्रेंच देन इंग्लिश. उसका जो बेटा था जिसका नाम था एडवर्ड, वो फ्रांस में ही पला बड़ा और वो इंग्लिश से ज़्यादा जो वो था वो फ्रेंच था, यानी कि उसके अंदर फ्रेंच तहजीब ज़्यादा रची बसी थी. सो इन 1042 एडवर्ड द कन्फेसर वाज रीस्टोर्ड टू द थ्रोन एंड ही सपोर्टेड नॉर्मन फ्रेंच. तो 1042 में क्या हुआ, वही एडवर्ड जो था, एडवर्ड द कन्फेसर, वो जो है वो दोबारा उसके ऊपर तख्त के ऊपर आया जहाँ से उसके बाप को दरबदर वो मुल्क बदर किया गया था. एंड ही सपोर्टेड और डेफिनेटली वो नॉर्मैंडे में पला बड़ा था तो उसने वापस किसको सपोर्ट किया, नॉर्मन्स को सपोर्ट किया. द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंच एटमॉस्फेयर. तो इसका ये रिजल्ट हुआ जो इंग्लैंड में एक स्ट्रॉन्ग जो नॉर्मन एटमॉस्फेयर थी, यानी कि वहाँ पे एक फ्रेंच फिजा जो है वो कायम हो गई. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट एडवर्ड डाइड चाइल्डलेस. लेकिन बदकिस्मती से जो एडवर्ड द कन्फेसर था वो उसकी कोई औलाद नहीं थी, वो बग़ैर औलाद के ही मर गया. सो उसने अपना कोई सक्सेसर नहीं छोड़ा. तो इट लेड टू द इशू ऑफ चॉइस ऑफ सक्सेसर. तो ऑब्वियसली सक्सेसर यानी कि उसके बाद आने वाला जो जानशीन था उसकी चॉइस के ऊपर एक मसला पैदा हो गया. सो गॉडविन जो था अर्ल ऑफ द वेस्ट सैक्सन, जो वेस्ट सैक्सन से बिलोंग करने वाला एक जिसको कहते हैं अमीर रईस था. सो उसने क्या कि इमर्ज एज सक्सेसर. तो वो उसके सक्सेसर के ऊपर जानशीन के तौर के ऊपर सामने आया. बट ही वॉज चैलेंज्ड बाय विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडे. लेकिन उसको जो विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडे था उसने उसको चैलेंज कर दिया कि तुम कैसे उसके जानशीन एडवर्ड के जानशीन हो सकते हो. सो सो विलियम हैड वॉन द बैटल ऑफ हेस्टिंग. विलियम ने जब 1066 में इंग्लैंड के ऊपर अटैक किया तो उसने बैटल ऑफ हेस्टिंग्स को विन कर लिया. ये 1066 में हुई थी विलियम. सो विलियम्स विक्ट्री एट हेस्टिंग्स वाज मोर देन अ मेयर सब्सटीट्यूशन ऑफ वन मोनार्क फॉर अनदर. तो उसकी जो फतह थी उससे ये हुआ कि एक बादशाहत के बाद, यानी कि पहले उसकी एडवर्ड
द सक्सेसर जो कि इंग्लिश था, लेकिन उसकी पला बड़ा वो फ्रेंच में था, उसकी मोनार्क के बाद दूसरी मोनार्क जो है वो विलियम द कंकरर की आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्मन जो प्रीलैट्स थे वो ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑल इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन द चर्च। ऑब्वियसली चर्च में जितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी वो नॉर्मन के ब्यूरोक्रेट्स हम कह सकते हैं उन्होंने ले ली, जो उनके क्लर्जी थे, चर्च थे। फॉर एग्जांपल द टू आर्क बिशप्स वर नॉर्मन, जो जितने भी यानी कि उनके पादरी थे, जो बड़े मेजर पादरी थे वो सारे नॉर्मन्स थे। जो ऑल्सो इंग्लिश एबॉट्स वर थे, जो बड़े मेजर पादरी थे वो सारे नॉर्मन्स थे। जो ऑल्सो इंग्लिश एबॉट्स वर रिप्लेस, जितने जो इंग्लिश उसके जो छोटे क्लर्क्स थे उनको रिप्लेस कर दिया गया। सो 1075 में 13 आफ्टर 21 एबॉट्स हु साइंड द डिक्रीज ऑफ द काउंसिल ऑफ लंदन वर इंग्लिश। अब हुआ है कि 1075 में जो 13 में से जो 21 थे एबॉट्स थे जिन्होंने साइन किया था काउंसिल ऑफ लंदन का माहिदा, वो वो उस वो जो थे वो नॉर्मन्स नहीं थे बल्कि वो इंग्लिश पीपल थे, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ किंग ऑफ नॉर्मंडे। अब नेक्स्ट किसके बारे में बात करता है कि अब जो एबॉट्स थे वो बेसिकली जो जैसे जो मॉन्क्स थे ना, जो बिशप्स थे, और बिशप्स के बाद जो जिसको कहते हैं ना सुपीरियर पादरी थे वो उनको एबॉट्स कहा जाता था। वो बेसिकली मॉन्क्स थे, यानी कि वो भी एक तरह के पादरी थे, लेकिन उनका जो दर्जा था वो आर्क बिशप से कम था। सो इंटरेस्टिंगली 12 ईयर्स लेटर ओनली 3 वर लेफ्ट, लेकिन क्या हुआ कि 12 साल के बाद सिर्फ 3 बच गए, 3 जो थे वो एबॉट्स वो बच गए। सो नेक्स्ट टॉपिक नंबर 68 में ये बात करते हैं कि यूज़ ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर में फ्रेंच लैंग्वेज को किस तरह से इस्तेमाल किया गया इंग्लिश लिटरेचर में। फॉर 200 ईयर्स आफ्टर द नॉर्मन कंक्वेस्ट फ्रेंच रिमेन्ड द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी इंटरकोर्स अमंग द अपर क्लासेस इन इंग्लैंड। ऑब्वियसली फ्रेंच जो थी वह कंकरर्स की लैंग्वेज थी, फातह लोगों की लैंग्वेज थी। तो जब ये इंग्लिश के ऊपर आई तो इंग्लिश पीपल के पास आई तो ऑब्वियसली फ्रेंच ने इंग्लिश को डोमिनेट किया, ठीक है, तो ये अपर क्लास की लैंग्वेज बन गई। तो फ्रेंच स्प्रेड थ्रू इंटर मैरिज यानी कि शादियों के थ्रू, यानी कि जब इंग्लिश पीपल थी उनकी शादियाँ फ्रेंच पीपल के थ्रू, तब जाके उनकी सोसाइटी में फ्रेंच लैंग्वेज फैली। एसोसिएशन विद द रूलिंग क्लास, न्यूमरस नंबर ऑफ इंग्लिश एक्सट्रैक्शन फाउंड इट टू देयर एडवांटेज टू, यानी कि जो जब रूलिंग क्लास के साथ लोअर क्लास का इंट्रैक्शन हुआ उसके थ्रू जो है फ्रेंच लैंग्वेज फैली, और उसके बाद उन्होंने लोगों ने फ्रेंच सीखना शुरू कर दी। डिस्टिंक्शन वाज नॉट एथनिक बट वाज लार्जली सोशल, जो एक इम्तियाज़ था कि इंग्लिश जो है वो लोअर क्लास लोगों की लैंग्वेज है, फ्रेंच अपर क्लास लोगों की लैंग्वेज थी। सोशली ये एक जिसको कहते हैं ना स्टेटस सिंबल बन चुका था, अदरवाइज ऑफिशियली ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ऑफिशियली फ्रेंच ही थी। सो नेक्स्ट ये बात करते हैं कि लैंग्वेज ऑफ द मैसेज वॉज इंग्लिश, जो आम लोग थे उनकी ज़बान इंग्लिश थी। द फ्रेंच सोल्जर हु सेटल्ड ऑन अ मैनर with a few hundred English peasants would soon learn the language of the people among his lot was कास्ट था कि फॉर एग्जांपल आम लोगों की ज़बान इंग्लिश थी। जब फ्रेंच सोल्जर जो है वो जब इंग्लिश लोगों के ऊपर उसको एक यानी कि उसकी ड्यूटी लगाई जाती थी। फॉर एग्जांपल जो पीजेंट्स थे, किसान थे इंग्लिश, उनके साथ तो डेफिनेटली जब उसका इंट्रैक्शन होता था आम लोगों के साथ तो आम लोग उसकी ज़बान को ज़्यादा वैल्यू करते थे, उसकी ज़बान को ज़्यादा सीखते थे, और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा बहुत सीख लेता था। सो अब ये कहते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी, जब 13th सेंचुरी बिगिन हुई, शुरू हुई, देयर वाज अ क्लोज कनेक्शन ऑफ अपर क्लास बिटवीन इंग्लैंड एंड द कॉन्टिनेंट। तो हुआ ये कि जो कॉन्टिनेंट था, बरसगीर था, उसकी और इंग्लैंड के लोगों के दरमियान काफ़ी आपस में रवाबत पैदा हो गए। तो फ्रॉम द टाइम ऑफ द कंक्वेस्ट द किंग्स ऑफ द इंग्लैंड वर लाइक वाइज ड्यूक्स ऑफ नॉर्मंडे। जब से फतुहात शुरू हुई थी, जो इंग्लैंड के जो किंग बनते आ रहे थे ना, वो सारे के सारे ड्यूक्स ऑफ नॉर्मंडे थे। ओबियसली नॉर्मंडे से वो किंग आए थे जिन्होंने फतह किया था, तो आगे से वही किंग बनते गए। इंग्लिश किंग स्पेंड टाइम देयर, इंग्लिश जो किंग थे उन्होंने वहाँ पर अपना सिर्फ उन्होंने टाइम गुजारा। द कंकरर एंड हिज सन्स वर इन फ्रांस फॉर अबाउट हाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रेंज। लेकिन जो कंकरर्स और उनके जो बेटे थे वो अपना वक्त जो है ना अपनी जो उनका जो दौरे खिलाफत होता था या क्या कहते हैं दौरे हुकूमत था, उसका आधा हिस्सा वो लोग फ्रांस में जाकर गुजारते थे, बिकॉज उनकी जो रूट्स थी, उनको जो बिलोंगिंग थी वो तो फ्रांस में थी। एक्सेप्ट फॉर हेनरी वन, सवाए हेनरी वन के, नो इंग्लिश किंग until Edward IV in 1461 to 1483 sought a wife in England. It is easy to see how continentally minded English royalty was and how natural the continued use of French at the English court was. अब ये कहते हैं कि जितने भी फ्रेंच जो बादशाह थे, सॉरी, अब हेनरी वन से लेके हेनरी फोर तक जो थे वो इंग्लिश किंग जो थे उन्होंने इंग्लैंड में ही अपना
मोस्ट ऑफ द टाइम गुजारा। उसकी रीज़न ये थी कि उनकी वाइफ्स जो थी वो इंग्लैंड से बिलोंग करती थी, वो इंग्लिश थी, इसी वजह से उन्होंने अपना ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इंग्लैंड में गुजारा। और जो लेकिन जो इंग्लिश कोर्स थे उसमें फ़्रेंच कंटिन्यूसली जो वो यूज़ की जाती रही, क्योंकि फ़्रेंच ही वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। सो सेम वाज द केस ऑफ नोबिलिटी। इसी तरह जो शराफिया थी उनका भी यही हाल था। द इंग्लिश नोबिलिटी वाज एन एंग्लो फ्रेंच अरिस्टोक्रेसी, जो उनके अरिस्टोक्रेट थे, जो बड़े जिसको कहते हैं कि एलीट तबका था, वो जो थे वो सारे के सारे एंग्लो फ्रेंच थे, यानी कि वो इंग्लिश और फ्रेंच मिक्स थे, बट फ्रेंच उनमें डोमिनेंट लैंग्वेज थी। दे हैड पोजेशंस ऑन द कॉन्टिनेंट, और बड़े सगीर में जितने भी जो आला जो थी वो क्या कहते हैं आला ओहदे थे वो सारे के सारे उनके पास थे। दे फ्रिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्टिनेंटल मैरिजेस, स्पेंड मच टाइम इन फ्रांस। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त फ्रांस में गुजारते थे। ऑल दो उनकी कॉन्टिनेंटल मैरिजेस यानी कि एक इलाके मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान उनकी शादियाँ होती थी, बट वो अपना टाइम फ्रेंच में गुजारते थे, फ्रांस में। टू प्लीज़ द कोर्ट एंड द नोबिलिटी, नेचुरली ऑल द लिटरेचर दैट वाज रिटन वाज आल्सो हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रांस। अब हुआ ये था कि जो नोबिलिटी यानी कि शराफिया को खुश करने के लिए, उसकी जो अरिस्टोक्रेट क्लास थी उसको खुश करने के लिए जो लिटरेचर था वो फ्रेंच ज़बान में लिखा गया। नेक्स्ट की बात करते हैं टॉपिक नंबर 69 में, द एटीट्यूड टुवर्ड्स इंग्लिश। अब इंग्लिश की तरफ क्या रवैया था। इंग्लिश वाज नाउ एन अनकल्टिवेटेड टंग, द लैंग्वेज ऑफ द सोशली इन्फीरियर क्लास। ऑब्वियसली फ्रेंच के आने के बाद इंग्लिश जो थी वो एक इन्फीरियर क्लास यानी कि लोअर क्लास की लैंग्वेज बन चुकी थी। द किंग एंड द अपर क्लास डिड नॉट कल्टिवेट इंग्लिश बिकॉज देयर कॉन्स्टेंट कंसर्न विद कॉन्टिनेंटल अफेयर्स मैड फ्रेंच यूजफुल। अब जो किंग्स थे ऑब्वियसली वो भी इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, क्योंकि उनके जितने के सारे जो बैन अवी अफेयर्स थे, मामला थे, वो सारे के सारे फ्रेंच लैंग्वेज में होते थे। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 70, फ्यूजन एंड डिफ्यूजन ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश। अब फ्रेंच और इंग्लिश की आपस में किस तरह से मतलब इनकी फ्यूजन हुई, किस तरह से ये फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज ने किस तरह से एक दूसरे के साथ कुछ चीज़ें शेयर की। इन द ईयर्स फॉलोइंग द नॉर्मन कंक्वेस्ट, स्ट्रिंग ऑफ डिफीट एंड द हार्डशिप्स इंसिडेंट टू सो ग्रेट अ पॉलिटिकल एंड सोशल डिस्टर्बेंस, दे वर ग्रेजुअली फॉरगॉटन। हुआ यह कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक सोशल डिस्टर्बेंस थी, एक पॉलिटिकल ग्रज था, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उसको लोग जो है वो भूलना शुरू हो गई, बिकॉज क्योंकि अमन कायम है। नेक्स्ट ही बात करते हैं पीपल एक्सेप्टेड द न्यू ऑर्डर। जो लोग थे उन्होंने एक जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब हेनरी 1 से लेके हेनरी 4 तक जो थे वो इंग्लिश किंग जो थे उन्होंने इंग्लैंड में ही अपना मोस्ट ऑफ द टाइम गुजारा। उसकी रीज़न ये थी कि उनकी वाइफ्स जो थी वो इंग्लैंड से बिलोंग करती थी, वो इंग्लिश थी, इसी वजह से उन्होंने अपना ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इंग्लैंड में गुजारा। और जो लेकिन जो इंग्लिश कोर्स थे उसमें फ़्रेंच कंटिन्यूसली जो वो यूज़ की जाती रही, क्योंकि फ़्रेंच ही वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। सो सेम वाज द केस ऑफ नोबिलिटी। इसी तरह जो शराफिया थी उनका भी यही हाल था। द इंग्लिश नोबिलिटी वाज एन एंग्लो फ्रेंच अरिस्टोक्रेसी, जो उनके अरिस्टोक्रेट थे, जो बड़े जिसको कहते हैं कि एलीट तबका था, वो जो थे वो सारे के सारे एंग्लो फ्रेंच थे, यानी कि वो इंग्लिश और फ्रेंच मिक्स थे, बट फ्रेंच उनमें डोमिनेंट लैंग्वेज थी। दे हैड पोजेशंस ऑन द कॉन्टिनेंट, और बड़े सगीर में जितने भी जो आला जो थी वो क्या कहते हैं आला ओहदे थे वो सारे के सारे उनके पास थे। दे फ्रिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्टिनेंटल मैरिजेस, स्पेंड मच टाइम इन फ्रांस। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त फ्रांस में गुजारते थे। ऑल दो उनकी कॉन्टिनेंटल मैरिजेस यानी कि एक इलाके मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान उनकी शादियाँ होती थी, बट वो अपना टाइम फ्रेंच में गुजारते थे, फ्रांस में। टू प्लीज़ द कोर्ट एंड द नोबिलिटी, नेचुरली ऑल द लिटरेचर दैट वाज रिटन वाज आल्सो हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रांस। अब हुआ ये था कि जो नोबिलिटी यानी कि शराफिया को खुश करने के लिए, उसकी जो अरिस्टोक्रेट क्लास थी उसको खुश करने के लिए जो लिटरेचर था वो फ्रेंच ज़बान में लिखा गया। नेक्स्ट की बात करते हैं टॉपिक नंबर 69 में, द एटीट्यूड टुवर्ड्स इंग्लिश। अब इंग्लिश की तरफ क्या रवैया था। इंग्लिश वाज नाउ एन अनकल्टिवेटेड टंग, द लैंग्वेज ऑफ द सोशली इन्फीरियर क्लास। ऑब्वियसली फ्रेंच के आने के बाद इंग्लिश जो थी वो एक इन्फीरियर क्लास यानी कि लोअर क्लास की लैंग्वेज बन चुकी थी। द किंग एंड द अपर क्लास डिड नॉट कल्टिवेट इंग्लिश बिकॉज देयर कॉन्स्टेंट कंसर्न विद कॉन्टिनेंटल अफेयर्स मैड फ्रेंच यूजफुल। अब जो किंग्स थे ऑब्वियसली वो भी इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, क्योंकि उनके जितने के सारे जो बैन अवी अफेयर्स थे, मामला थे, वो सारे के सारे फ्रेंच लैंग्वेज में होते थे। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 70,
फ्यूजन एंड डिफ्यूजन ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश। अब फ्रेंच और इंग्लिश की आपस में किस तरह से मतलब इनकी फ्यूजन हुई, किस तरह से ये फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज ने किस तरह से एक दूसरे के साथ कुछ चीज़ें शेयर की। इन द ईयर्स फॉलोइंग द नॉर्मन कंक्वेस्ट स्टिंग ऑफ डिफीट एंड द हार्डशिप्स इंसिडेंट टू सो ग्रेट अ पॉलिटिकल एंड सोशल डिस्टर्बेंस दे वर ग्रेजुअली फॉरगॉटन। हुआ यह कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक सोशल डिस्टर्बेंस थी, एक पॉलिटिकल ग्रज था, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उसको लोग जो है वो भूलना शुरू होगी, बिकॉज क्योंकि अमन कायम है। नेक्स्ट ये बात करते हैं पीपल एक्सेप्टेड द न्यू ऑर्डर। जो लोग थे उन्होंने एक जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो समथिंग अकम्पलिश्ड, ठीक है, दे एक्सेप्टेड इट एज अ फैक्ट एंड एडजस्टेड देमसेल्फ टू इट। तो ओबियसली लोगों ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सेप्ट किया और अपने उसके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया। उसके बाद फ्यूजन ऑफ नॉर्मन्स इन इंग्लिश वाज रैपिड। अब ये था कि जो नॉर्मन्स थे और इंग्लिश का जो फ्यूजन था, जो उनके आपस में कनेक्शन था, मिलाप था, वो ज़्यादा तेज़ हो गया, बट नॉट मोर रैपिड दैन नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की बेस पे वो दोनों को में एक दूसरे के साथ इकट्ठी, अदरवाइज नो। When the distinction is made, it soon comes to be between the English. So जब इन दोनों के दरमियान फ़र्क कायम किया गया तो वो ये हुआ कि उसमें उसका मतलब ये लिया कि ऑल पीपल बिलोंग पीपल ऑफ इंग्लैंड एंड इन द इंग्लिश मीनिंग ऑल पीपल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश से इनको मुराद लिया कि जो लोग सारे के सारे वो लोग जो इंग्लैंड में रहते थे, और फ्रेंच का मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग इनहेबिटेंट्स थे फ्रांस में रहने वाले, वो फ्रेंच कहलाते थे। दिस अर्ली फ्यूजन ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश इन इंग्लैंड इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ एविडेंस। यानी कि अगर हम तारीख को उठा के देखें तो अर्ली तौर पर उनका यही फ्यूजन था। मतलब इंग्लिश फ्रेंच के कुछ लोग इंग्लैंड में आके बस चुके थे, इंग्लैंड के कुछ लोग फ्रांस में चले गए थे। तो अब जब इस मूवमेंट की वजह से दोनों लोगों ने एक दूसरे के इलाके के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी, ज़ुबानों को सीखा और ज़ुबानों का फ्यूजन हुआ। फॉर इंस्टेंस वन ऑफ एग्जांपल इज़ मैरिजेस ऑफ नॉर्मन्स टू इंग्लिश। ऑब्वियसली जब नॉर्मन्स इंग्लैंड में आए तो उनकी शादियाँ इंग्लिश वुमेन के साथ हुई, तो इस तरह से भी ज़ुबानों का काफ़ी तबादला हुआ। अब इसका सबूत जो एविडेंस इन्होंने दिया है वो ये दिया है इन 1072 टू 1079 में ये कहते हैं कि जो एक था वल्स्टैन ब्रॉट अबाउट सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल फेडरेशन बिटवीन द मॉन्क्स ऑफ वॉरकेस्टर एंड 6 अदर इंग्लिश मोनास्ट्रीज। अब ये जो वल्स्टान था ये एक मोंक था, बहुत पॉपुलर मोंक था। अब 1072 से 1079 तक उसने क्या किया कि उसने कुछ रूहानी, जिसको कहते हैं कि रूहानी उसने तंजीमें बनाई वॉरचेस्टर एंड और इंग्लिश मोनास्ट्रीज के दरमियान। इन शॉर्ट नॉर्मन नोबल्स आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स विद देयर न्यू कंट्री। अब जो नॉर्मन्स नोबल थे उन्होंने अपने आप को न्यू कंट्री के साथ उन्होंने अपने आप को एक एडजस्ट किया, उसको उन्होंने वैल्यू दी, और फाउंडेड मोनास्ट्रीज एंड चूज बरियल इन देयर अडॉप्टेड लैंड रादर देन इन नॉर्मंडी। फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट मोनास्ट्रीज यानी कि जिसको हम चर्च कहते हैं, इस तरह की मोनास्ट्रीज उन्होंने बनाई, और उन्होंने फिर ये बजाय इसके कि वो नॉर्मंडे में दफन होना पसंद करते, उन्होंने अपने बरियल के लिए इंग्लैंड को पसंद किया ताकि ज़बानों को जो है वो दोनों कल्चर्स का फ्यूजन हो सके। सो द फ्यूजन सीम्स टू हैव गॉन फॉरवर्ड रैपिडली इन द रेन ऑफ हेनरी वन, और हेनरी वन के दौर में ये फ्यूजन जो था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा। नाउ दैट द इंग्लिश एंड नॉर्मन्स हैव बीन डिवेलिंग टुगेदर। अब नॉर्मन्स और इंग्लिश एक दूसरे के साथ काफ़ी मिलजुल के चुके थे। मैरिंग एंड गिविंग इन मैरिजेस द टू नेशंस हैव बिकम सो मिक्स दैट इट इज़ स्कार्सली पॉसिबल टुडे स्पीकिंग ऑफ फ्री मैन टू टेल हु इज़ इंग्लिश हु ऑफ नॉर्मन रेस। अब यानी कि आपस में कल्चर का मिलाप इतना ज़्यादा हो चुका था कि कोई मतलब आज तक हम ये नहीं बता सकते कि इनमें से फ्रेंच कौन है और इंग्लिश कौन है। सो फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड द अपर क्लासेस, इंग्लिश द स्पीच ऑफ द मास ऑफ द पीपल। अब जो थी फ्रेंच थी वो नो डाउट द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट बन चुकी थी, द लैंग्वेज अपर क्लास बन चुकी थी, और इंग्लिश जो है वो मैस ऑफ द जो स्पीच जो लोअर क्लास लोग थे उनकी लैंग्वेज बन चुकी थी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। इट वाज अ शॉर्ट समरी ऑफ lesson number 14. Hope you liked it. If you have any suggestion, kindly tell me in comments. Thank you so much.